इख्तलाफ में तो कोई बुराई नहीं है अपना इकबाल भाई, लेकिन बुराई पाकिस्तान क्रिकेट में जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि वो उस वक्त आती है बुराई जब बंदे अपने हद से ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। वसीम अकरम का वकार में उसका हमेशा झगड़ा रहता था, तो क्या मतलब टीम में वो सिलेक्ट नहीं होते थे। मुश्ताक भाई का मैं बताऊँ, सरफराज नवाज से उनकी कभी नहीं बनती थी, मगर टीम की रिक्वायरमेंट थी तो वो लेते थे। हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो सिलेक्शन कमेटी इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि हमारा आगे फ्यूचर का क्या होना है, प्रेजेंट के ऊपर जोर है। पर ठीक है, प्रेजेंट पे होना चाहिए, मगर फ्यूचर भी साथ साथ देखना चाहिए कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। आपने बहुत अच्छे काम किया, मतलब क्रिकेट बोर्ड में डिफरेंट सेलेक्टर्स के साथ सब कुछ और डिफरेंट चेयरमैन के साथ, लेकिन चेयरमैन जो जितने भी आए, कितनी मतलब सेलेक्टर्स को इंडिपेंडेंस मिलता है काम करने के लिए? वीडियो लिंक पे बात हो रही थी, उस पर उन्होंने कहा कि जी वो शायद मुझे ये आप क्यों उसको ले रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो मिसबा, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मगर वो कह रहे हैं नहीं मैं तो नहीं खिलाऊंगा। मैंने कहा फिर आप ना खिलाइएगा, मगर मैं टीम के साथ भेजूंगा, ज़रूरत पड़े तो खिलाइएगा, ना खिलाइए तो ना खिलाएं, मर्जी है आपकी। पहले मैं समझता हूँ जो सक्सेस थी हमारी पाकिस्तान में वो ये थी कि एट द एंड ऑफ द डे चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, उसको आना पड़ता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने। क्योंकि नाहल लोग जो बैठे होंगे वो क्या कहते हैं कि जब वो कोई अहल काम हो रहा होता है तो उससे उनकी बेइज्जती होती है। अब 1.5 करोड़ रुपए के फिर बंद कराने के चक्कर में लगे में आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट अब ये होगा, अब ये इंटरटेनिंग क्रिकेट हो जाएगी। आप थोड़े दिन बाद देखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हमारी web.com और स्मैशइट के तमाम नाज़रीन की खुशामदीद। और आज के शो में भी हमने 2 मेहमान बुलाए और मेहमानों से मैं आपका तारुफ थोड़ी देर में करवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वो सारे लोग जिन्होंने जो है स्मैशइट के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक के चैनल पर सब्सक्राइब किया है। और ख़ास करके यूट्यूब चैनल पर मेरी आपसे गुजारिश यही है कि बहुत सारे लोग आके हमारा शो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कमेंट्स भी छोड़ते हैं, लेकिन चंद सेकंड निकाल के अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें, तो चैनल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और चैनल को जो है बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग आइंदा जब भी आके शो देखेंगे तो अपना सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। मेहमान जो है हमारे दोनों पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम तारीख देखें तो इसमें मतलब कुछ रिकॉर्ड बड़े यूनिक है और कुछ परफॉर्मेंस भी बड़ी यूनिक है। आज हमारे साथ एक जो मेहमान है, इन्होंने अपना कैरियर जो है ख़त्म किया, जब ये रिटायर हुए थे उन्होंने 999 विकेट्स पर अपना कैरियर ख़त्म किया। आज तक लोग पूछते हैं कि इसके पीछे क्या राज है कि आपने 999 विकेट्स ली, 1 विकेट लेके 1000 विकेट्स क्यों नहीं कंप्लीट की। मेरे साथ इकबाल कासिम है। इकबाल कासिम साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हुए हैं, ये मतलब चीफ सेलेक्टर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में सीनियर पोजीशन होल्ड की है, नेशनल बैंक के साथ ये बहुत अरसे मतलब हेड ऑफ स्पोर्ट्स रहे। इनके साथ जो है अब्दुल रकीब सर है, हम इनको सर बोलते हैं। और अब्दुल रकीब जो है ये भी पाकिस्तान के साथ खेलते खेलते रह गए और काका की वजह से नहीं खेल पाए पाकिस्तान से। ये दोनों टूर्स पे गए, साथ में टूर्स के साथ किए, लेकिन रकीब सर भी बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टेड रहे, इन्वॉल्व रहे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभी बैंक के साथ मुंसलिक रहे। तो मैंने कहा क्यों ना इन दो जो है मतलब वेटरन्स के साथ बात की जाए और कुछ यादें ताज़ा की जाए और जो इस वक्त करंट सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की उस पर भी थोड़ी गुफ्तगू की जाए। इकबाल भाई, काका तो मैं आपको नहीं कहूँगा शो में, लेकिन इकबाल भाई ये बताइए ये क्या राज क्या है, ये 999 विकेट्स, 1 विकेट क्यों नहीं लिया आपने भाई? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आई एम रियली ग्रेटफुल। दूसरी बात यह है कि जो आप 99 की बात करें, इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कितनी विकटें थी और कितनी क्या नहीं थे। वो तो जब मैं छोड़ चुका क्रिकेट तो कहीं मुझे वो पीरज़ादा साहब होते थे, वो पहले स्टैट्स वगैरह करते थे। हाँ। वो मुझे किसी फ्लाइट में मिल गए, उन्होंने मुझे कहा कि इकबाल भाई यार आपने क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा जी 999 विकेट आपकी हैं, तो और आपने रिटायरमेंट ले लिया, आप और एक मैच खेल लें यार, 1 विकेट ले लें। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, अब तो मैं साल भर हो गया, सीज़न भी निकल गया पूरा, ये भी हो गया। मतलब आपको इतने अरसे बाद पता चला? हाँ, इतना टाइम लग गया मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस ज़माने में हम लोग क्रिकेट खेलते थे बहुत कम लोग होते थे तो ये सब चीज़ें करते थे। अच्छा, जो करते भी होंगे तो वो उनको कंपाइल करने में 2-3 महीने लग गए होंगे बाय द टाइम वो है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें आप रिव्यू कर लें एक मरतबा, हो सकता है कहीं इधर उधर एक आध विकेट हमारी इधर रह गई हो, कोई पता नहीं। क्योंकि वो अक्सर बेशतर ये था कि हमारा नाम जो था ना कन्फ्यूजन का शिकार है।
जब हमने स्टार्ट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो वो मोहम्मद इकबाल के नाम से थी। अच्छा। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हमने सबको बताया कि भाई इकबाल कासिम जो नाम उससे चलाए, तो उसमें हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो गया हो ये वो। बहरहाल उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, उन्होंने कहा सॉरी, मैंने पूरी जितनी मेरे पास रिकॉर्ड थे वो मैंने खंगाले और मैंने आगे वो रिकॉर्ड आपका इत्तेफाक से चला गया है वहाँ पर विजडम में। तो मैंने कहा अच्छा भाई अब ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, ना मेरा इरादा है। 999 कितने हैं? तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल है आप मेरे ख्याल वाहिद आदमी है, शायद एक है और एक आधा और है शायद कोई। अच्छा। तो मैंने कहा कि 999 मैं अकेला ही हूँ तो मैं काफ़ी हूँ लोग कम से कम याद तो रखेंगे। तो इसलिए फिर मैंने कभी कोशिश नहीं की, सच्ची बात है। ये बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। और एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब मेमन गुजराती कम्युनिटी से बहुत कम मतलब प्लेयर्स खेले हैं। एम आई राइट इकबाल भाई? उनमें तो एक इकबाल भाई है और बड़ी रवानी से ही गुजराती बोलते हैं। खैर हम तो नहीं बोलते हैं गुजराती, लेकिन ये बड़ी रवानी से बोलते हैं। लेकिन रकीब सर ये बताएं, आप लोग की इतनी पुरानी दोस्ती है और ये जानते हुए कि मतलब आप जो पाकिस्तान से नहीं खेल पाए उसकी वजह ये साथ में बैठे हुए हैं आपके, तो ये क्या माजरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हुए थे क्रिकेट में। मैं ये तो 76 से खेल रहे थे। मैं 79 में आसिफ इकबाल की जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी तो उसमें सेलेक्ट हुआ था। हाँ। वो भी इंडिया का जो टूर था। जी इंडिया टूर के लिए गया था। तो वो यार इनसे कोई ताल्लुक नहीं तकल्लुफ़ था। करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, छोड़िए इनकी बात। हम असल में बेसिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, नेशनल बैंक से मैं खेलता था, अभी बैंक से ये खेलते थे। और हमारा पुराना, और आपको याद है सन की टीम जो बनती थी उसमें भी हम ये सीनियर हमारे ज़ाहिर है हम मेंटोर टाइप का ही प्लेयर है हमारा ये। तो इससे हमने इसके साथ होते थे, खेलते थे, हमारी दोस्ती हो गई। तो हम प्रैक्टिस साथ करते थे नेशनल स्टेडियम के पीछे। तो मेरे पास उस ज़माने में मैं एक लियाकत अली होते थे, वो ज़हीर होता था, ये होते थे, हमारी सभी ग्रुप होता था। तो उसमें से फिर हमारी मैं इनके घर साथ इनको छोड़ने जाना घर सोसाइटी में, इसी जगह पे आपके यहाँ राजी रोड से आगे, और वहाँ पर इनकी वालदा जो थी वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मेहमानी करती थी वो। अच्छा, हम जब जाते थे तो हम लोगों को बाकायदा लॉन में बिठाना, फिर सैंडविचेस भिजवाना, ये वो। तो एक प्यार सा घरेलू फैमिली माहौल बन गया था। तो मेरा इनसे जो था वो एक किस्म का, इनकी वालदा की वजह से भी बहुत वो रिलीजियस थी, बहुत दुआएं देती थी। तो मैं अक्सर कहता था कि अम्मा मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप मेरे लिए दुआ नहीं करती हैं? कहते नहीं, तुम्हारे लिए पहले, बाद में इसके लिए। तो वो एक हमारा शुरू से ही बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग दोनों साथ एक टूर आप लोगों ने किया इंडिया, एक 79 का टूर था। वो काफ़ी लंबा टूर था। हाँ, काफी लंबा। वो काफ़ी लंबा टूर था जो आप लोगों ने किया था। साढ़े तीन महीने का टूर था वो। 5 टेस्ट मैच थे और वो फिर उसके बाद 6 टेस्ट मैच थे। जी हाँ, 6 टेस्ट मैच। 6 टेस्ट और उसमें तो बीच में आप लोग बांग्लादेश भी गए थे। जी हाँ, बांग्लादेश बीच में आप लोग बीच में बांग्लादेश बांग्लादेश में बांग्लादेश गए थे इलेक्शन। हाँ, बांग्लादेश गए थे, जहाँ पे याद नहीं है वो हंगामे हो गए थे। माजिद खान वाला इंसिडेंट। बड़े 79 वाला, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको अपडेट कर दूं कि दोनों ही इकबाल भाई भी और रकीब सर भी दोनों ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स थे। मतलब दोनों ही एक और अभी तक ऐसी दोस्ती है जैसे कि आप समझ लें कि ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता। ये तो भाइयों से ज़्यादा है, भाइयों से, ईमानदारी की बात है, भाइयों से ज़्यादा। और मेरी वालदा यकीन करें कि बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं करनी होती इनको कह देते थे कि यार इकबाल ये जरा देखना जरा। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप दोनों, आप लोग को मौका मिला मतलब सिलेक्शन में भी काम करने का और डिफरेंट एज ग्रुप्स में काम करने का, प्लस आप लोग क्रिकेट बोर्ड में भी पोजीशन में रहे। लेकिन इकबाल भाई आप तो 2-3 दफ़ा रहे, चीफ सेलेक्टर भी आप रहे, लेकिन क्या ये बातें सही हैं कि मतलब जब आप चीफ सेलेक्टर थे या जो आपका एक्सपीरियंस था सिलेक्शन का, उसमें सेलेक्टर्स को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती थी, प्रेशर आता था चेयरमैन की तरफ से या कप्तान की तरफ से? जैसे आपके टाइम में मिसबा था कप्तान। एक मैंने कोई वाक़या सुना है कि किसी प्लेयर के सिलेक्शन के ऊपर मिसबा अड़ गया था कि नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो फिर ज़का अशरफ साहब जो चेयरमैन थे उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि भाई मतलब मैंने नहीं मानी। अच्छा, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, ओके, मैंने नहीं मानी। मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा जॉब है 16 लड़कों को सिलेक्ट करना, ओके, ठीक है, इनका जॉब है 11 लड़कों को खिलाना, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसमें वो इंटरफेयर ना करें। बेहतर ये होगा कि जो 16 टीम, मैं इसलिए कह रहा हूँ बात कि मुझे ये पता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के ऊपर, वेस्ट इंडीज़ का टूर था, उसके ऊपर एक प्लेयर की थी, प्लेयर क्या था, शायद आफरीदी था। अच्छा, शायद आफरीदी के ऊपर झगड़ा था, वो चाहते थे कि उसको छोड़ दें, आप सुना लेके जाएं। अच्छा, ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, उसको मैंने सेलेक्ट करना है। हालांकि उससे पहले मैंने ड्रॉप भी किया हुआ उनको तो, ओके। लेकिन क्योंकि हम जो टीम बनाते, देखिए सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है,
उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि 11 खेलने वाले हैं वो सुनते हैं, उसकी जिम्मेदारी ये है कि आपने कैप्टन को पूरे तमाम हथियार के साथ लैस करके भेजना है, और वो जो हथियार आप सेलेक्ट करेंगे वो मेरिट के ऊपर हो और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ये नहीं हो कि आपने भेड़चाल के तौर पे जहाँ 3 फास्ट बॉलर की ज़रूरत है वहाँ 5 भेज दिए, जहाँ 2 स्पिनर की ज़रूरत है वहाँ 1 भी नहीं भेज रहे, और जहाँ 3 की ज़रूरत है वहाँ 3 नहीं भेज रहे, 2 भेज रहे। लॉजिक होनी चाहिए जिसके अंदर आपको पता हो कि मेरा कप्तान जब मुश्किल में आए तो वो अगर बेंच की तरफ देखे तो उसके पास प्लेयर मौजूद हो। ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं है। हमारा हमेशा मतम नज़र ये है, और इससे फ्यूचर पाकिस्तान का भी दिखना है। हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो सिलेक्शन कमेटी इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि हमारा आगे फ्यूचर का क्या होना है, प्रेजेंट के ऊपर जोर है। पर ठीक है, प्रेजेंट पे होना चाहिए, मगर फ्यूचर भी साथ साथ देखना चाहिए कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं अभी इस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऑफिस में कोई नहीं है, एक आपको अभी साजिद इत्तफाक से मिल गया है तो हम चला रहे काम, वरना आपको ऑफिस में नहीं, ऑलराउंडर नहीं है कोई। तो अब ये कौन चीज़ें करेगा? ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम था ना कि पीछे से बैकअप तैयार करके रखे और फर्स्ट क्लास से निकाले और उसको मार्केट में लेके आए। तो हम लोग ये करते थे कि इस चीज़ के ऊपर, वो शाहिद के ऊपर उनका डिस्प्यूट था, तो उन्होंने कहा कि जी वो वीडियो लिंक पे बात हो रही थी। अच्छा। उस पर उन्होंने कहा कि जी वो शाहिद मुझे, ये आप क्यों उसको ले रहे हैं? मैंने कहा भाई देखो मिसबा, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, ये राइट आर्म लेग स्पिनर है, ये बहुत ज़्यादा ये वेस्ट इंडीज़ के टूर के ऊपर खारामद होगा, ये होगा, मगर वो कह रहे नहीं मैं तो नहीं खिलाऊंगा। मैंने कहा फिर आप ना खिलाइएगा, मगर मैं टीम के साथ भेजूंगा, ज़रूरत पड़े तो खिलाइएगा, नहीं खिलाइए तो ना खिलाएं, मर्जी है आपकी, मगर टीम की रिक्वायरमेंट है। तो वो बहरहाल वो टीम में चला गया और इत्तफाक से उन्होंने जाके पहले ही मैच खिला दिया उसको, 7 आउट कर दिया उसने और 87 रन कर दिए। तो सिलेक्शन कमेटी का जो हमारा रोल था, मैं मुतमईन हूँ इस बात से। हालांकि आज भी मेरी मिसबा से बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं, ऐसे कोई नहीं कि खुदा न खासा डिस्प्यूट देखे होता है, वो डिस्प्यूट होगा, वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर अपना अपना ओपिनियन देने में कोई रिजेक्ट नहीं होना चाहिए आदमी को, वो ज़रूर दे। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम इख्तलाफ करते रहे नहीं, लेकिन इख्तलाफ में तो कोई बुराई नहीं है अपना इकबाल भाई, लेकिन बुराई पाकिस्तान क्रिकेट में जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि वो उस वक्त आती है बुराई जब बंदे अपने हद से ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि सेलेक्टर का काम है 16 लड़के देना, ठीक है, कप्तान का काम है, कोच का काम है 11 खिलाना, ठीक है। तो ये अगर आपको कप्तान कह रहा है कि नहीं मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, तो फिर वो बेसिकली अपने उससे वो तजावुज़ कर रहा है ना, तजावुज़ करता है। फिर दूसरी बात ये कि वो इंसिस्ट ये ना करे ना कि हाँ मुझे ये कहना कि मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। देखिए जैसे वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को जीत में, हम भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को जीते। हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए कोई बुरा काम। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जब कोच, जो आपके कप्तान या दूसरे कोचेज़ जो होते हैं ना, वो एग्जर्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं कप्तान की व्यूज़ से और प्लेयरों के माहौल से, और वो फिर कोई अच्छा प्लेयर होता है उसको इसलिए निगलेक्ट करते हैं कि वो शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में, उसको वो ग्रुप में नहीं आना चाहते, या वो उसके साथ अच्छा इक्वली चलता नहीं है। शुएब अख्तर का क्या हमेशा झगड़ा रहता था, रहता है। वसीम अकरम का वकार में उसका हमेशा झगड़ा रहता था। तो क्या मतलब टीम में वो सिलेक्ट नहीं होते थे। सल्लू भाई के साथ मैंने काम किया है, वसीम बारी के साथ मैंने काम किया है, तो वो उसमें हमेशा यही बात पॉइंट होती थी कि यार इवन मुश्ताक भाई का मैं बताऊँ, सरफराज नवाज से उनकी कभी नहीं बनती थी, मगर टीम की रिक्वायरमेंट थी तो वो लेते थे। तो हमारा जो जॉब है वो यही है कि अगर टीम के लिए फ़ायदेमंद है तो वो प्लेयर रहना चाहिए, वेदर यू लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल, ये मैं इन्हीं की बात के वो सेकंड कर रहा हूँ कि ये पता है लगते इतने सॉफ्ट है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात होती है ना, अंडर 19 की हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, बांग्लादेश जब जाना था, ठीक है। तो आकिब जावेद साहब आगे अंदर मीटिंग के अंदर के साहब उन्होंने कहा भाई बात सुने, आप मुझे ये बताइए कि आपकी फॉर्मेशन 14 आदमी क्या, 14 प्लेयर चाहिए आपको, क्या चाहिए, कितने बैट्समैन चाहिए, कितने बॉलर चाहिए, कितने वो है फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, तो आप मुझे हमें ये बता दें और बता के अब आप जाएँ, फिर हमारा काम है कि हम 14 आपको सेलेक्ट करके दें। सर मैं बैठूँ, कहते नहीं आप नहीं बैठ सकते, आप प्लीज़ जाएँ, लेट बी सेलेक्ट द टीम सेलेक्ट करके दी। और तुम्हें पता है कि शायद वहाँ जीत के भी आए थे वर्ल्ड कप, 2 दफ़ा कंटिन्यूस हम वर्ल्ड कप जीते अंडर 19 का, दोनों में ये वन ऑफ द सेलेक्ट, ये चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर, सरफराज की कप्तानी, दूसरा 2005 में लास्ट टाइम वी वन द वर्ल्ड कप, वो भी हम सेलेक्ट कर, उसके बाद दोनों। फिर इनकी एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब आसिफ की बात होती है, मोहम्मद आसिफ की, मैं इस पर ऐड कर दूं कि ये खेल के आ गया ऑस्ट्रेलिया से, याद है जब वटमोर और ये थे, तो वहाँ से आया कि साहब इसके ऊपर पैसा ज़ाया करना है, आपको 100 मत सेलेक्ट करें, मज़ीद नहीं इसको आगे लेके जाएँ।
इन्होंने कहा नहीं यार, एक टेस्ट मैच के बाद आप कैसे आप किसी को बाहर कर सकते हैं, ऐसे तो सईद अनवर है, ये सब परफॉर्मेंस किसी की बहुत से प्लेयरों की नहीं रही है। इसको मेरे साथ पाकिस्तान ए के साथ भेज दिया इन्होंने श्रीलंका, और मुझसे खासतौर से इन्होंने कहा कि यार इस पर ज़रा नज़र रखना। अच्छा। कि हाँ कसम से आसिफ पर? हाँ आसिफ पे नज़र रखना, इसके साथ बहुत ज़्यादा हुई कर रहे थे, लेकिन मैंने ये जा रहा है उसको देखें आप। तो मैं लेके गया, इससे क्या आसिफ क्या करता था, हमारी मैचेस चल रहे हैं वनडे के, वो बॉलें ले 6 बॉलें ले और नेट पे चला जाए। अब वहाँ को पता है कितनी गर्मी, क्या पोजीशन है, कितनी हाँ ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन वो बंदा 2-2 घंटे 3-3 घंटे गेंद करता रहता था खाली, है ना। हाँ बिल्कुल। अब वो खैर भाई वनडे नहीं खिलाया मैंने, 4 डे मैच खिलाया, उसमें उसने 5 एक नहीं, दूसरे ने 5 आउट कर दिया उसके। अब दूसरे मैच में क्या कि मैं खेलूंगा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के ए में तो सबको चांसेस देने हैं यार, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यासिर अरफात को न खिलाऊँ, उसको न खिलाऊँ, या तला को न खिलाऊँ, सबको चांस मिलेगा। कि नहीं सर मैं तो खेलूँगा। मैं अल्लाह करना क्या हुआ कि शोएब अख्तर को इंडिया में था, तो वहाँ पे कोई वहाँ से बाहर वापस आ रहा था, वो चैंपियंस ट्रॉफी तो दो टेस्ट का जो फेल हुआ था, वापस आ रहा था। तो शाहिद नज़ीर को इन्होंने कहा कि शाहिद नज़ीर को यहाँ से भेजें आप वहाँ। वो शाहिद नज़ीर गया, यहाँ से दूसरा चांस इसको मिल गया आसिफ को, फिर उसने 10 आउट कर दिए। अब फ्रॉम दैट डे ऑन उसकी जो मेहनत थी ना वो इतनी काम आई है कि ये, और अगर ये ना सिलेक्ट करते ना ये, तो कसम खुदा कि उसका नाम पता भी ना होता किधर क्या होता। लेकिन अल्लाह ताला ने देखो क्या उसको इज्जत दी है। अच्छा लेकिन सर ये मुझे बताएं कि आप एक टूर पे मैनेजर थे विच वाज 2010, बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टूर रहा, और न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें फिर बाद में प्रॉपर इंक्वायरी भी हुई, प्लेयर्स पे बैन भी लगा, फिर वो बैन भी हटा है, इजाज़ भट्ट शायद चेयरमैन थे। उसमें क्या ये इस बात में सदाकत है कि आफ्टर दी सेकेंड टेस्ट जो हम हारे, बड़ा क्लोज हम हारे सिडनी टेस्ट, और उसमें बड़े सिडनी वाला हुई, हाँ सिडनी वाला, तो उसके बाद क्या ये बात सही है कि मतलब जब ये बात की गई थी कि भाई कीपर चेंज किया जाए, सरफराज को खिलाया जाए, सरफराज को बुलाया जाए, मतलब कामरान को बिठाया जाए, तो उमर अकमल हु वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन दोज डेज, उसने कहा कि जी अगर मेरे भाई को नहीं खिलाया तो मैं भी नहीं खेलूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो हाँ ये मैंने क्लैरिफाई पहले भी किया, लेकिन अभी अच्छा किया कर दिया। हुआ ये कि जब ये कैसेस काफ़ी छोड़े ना कामरान अकमल ने, पता है तुम्हें कितने मैच 5 कैच छोड़े था, ठीक है ना। तो एजाज भट्ट साहब का उनका टेलीफोन आया कि भाई मैं तो उनको भेज रहा हूँ, क्या नाम है, सरफराज को भेज रहा हूँ, और अगला टेस्ट वो खेलेगा। खैर 1 हफ्ते का गैप था होबार्ट के मैच में, तो मैंने कामरान को कह दिया कि भाई कामरान आप खेलो नहीं खेलोगे, आप कब वो आ रहा है सरफराज, और सरफराज आप पाकिस्तान टीम ज्वाइन कर दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो उस वक्त खुद ऐसा पोजीशन में था कि कुछ कह नहीं सकता था ना। ओके हाँ। अच्छा अब आया कि साहब इससे मेरी कमर ख़राब है, 2 दिन उमर अकमल साहब आए, हाँ कमर ख़राब है, मैं शायद ना खेल सकूँ। मैंने कोई मसला नहीं, मैंने बुलाया अपने जो हमारा डॉक्टर था, डॉक्टर सोहेल सलीम, हाँ सोहेल सलीम नहीं थे बल्कि वो हयात थे, क्या नाम है, फैसल हयात, हाँ ना फैसल हयात है। कहने लगे कि मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, क्या कहते रहे कि सर इसका MRI करा लूँ। मैंने कहा बिल्कुल कराओ। कहना $500 का खर्चा। मैंने कहा खर्चे की बात छोड़ो यार, आप इसका MRI कराओ यार, है ना। MRI कराने गया, वो दूसरे दिन सुबह आया है, तो मैंने क्या हुआ, कहने लगे सर वो दिया MRI में, उसमें कहते हैं कुछ नहीं, एक ब्लड क्लॉटिंग है शायद थोड़ी सी, शायद हो, है ना वो, लेकिन वो मेरे जैसा इंजेक्शन लगा दिया, वो 6 घंटे में डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करनी आज। ओके ठीक है, हो गई बात। अब हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हुई, तो मैंने दूसरे दिन हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैंने इंतखाब भाई से कहा कि मैं इंतखाब भाई, इसने सरफराज भी अभी नया आया है और ये भी उमर अकमल भी है, तो मैं क्यों ना एक नेट इनके लिए करवा दूँ। कहना यार बिल्कुल 5 बॉलर्स कर लेते हैं और फिर मैं भी चला जाऊँगा। फिर वो भी चले गए, आके ये दोनों को उन्होंने प्रैक्टिस हो गई। अब मैंने इसको बुलाया, उमर को नहीं कप्तान को, वो उसको डॉक्टर को। अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि यार ये सही सच कह रहा था या झूठ कह रहा था। कहता रहा कि सर बात सुने, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी आज ईजाद ही नहीं हुआ कि पेन को मेजर करे, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कि मेरे जहाँ पेन है तो पेन है तो है, मानना पड़ेगा मुझे, मैं मेजर नहीं कर सकता। अगर ये नहीं खेलता है देन मैं क्या करूँगा, लिख के दूंगा, फिर इसके आप यहाँ से भेजे वापस, और फिर उसको 2 घंटे 2 महीने जो भी करना है वहाँ लाहौर आप भेज के उसको मैं भेज दूंगा। तो मैंने कहा आप करें, वो अब अगला टेस्ट मैच खेल लिया है। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि साहब आपने भेजा, कैसे मैं भेजता है जब डॉक्टर ही लिख के दे रहा, हुआ माइट इसको मैं इस तरह करूँ। तो वो इशू उन्होंने, आपको पता है कि कुछ लोग थे जो पिंडी में इस इधर उधर, जो लोग नहीं चाहते थे मैं गया, और मैं तो खुद से तो नहीं गया, भेजा किसी ने तो मैं गया ना। तो वो उसकी वजह से लेकिन अपना रखिए जो उस वक्त इकबाल भाई सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर। हाँ ये नहीं गया ना यार, इनकी वजह से तो वो पता, ये दुबई में थे। दुबई में क्या हुआ कि उससे पहले दुबई में इशू आया ना यार, तीसरा वनडे जब खेले उसके बाद क्या हुआ कि अनवेलिंग ऑफ द ट्रॉफी के लिए शाहिद अफरीदी को लेकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहा था। ये वापस आया तो देखा कि इकबाल कासिम साहब और कामरान अकमल मेरे कमरे में बैठे हुए थे, सिगरेट पे। अरे मैंने क्या हो गया, खैरियत? कल तुमको नहीं पता यूनुस खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसको रिज़ाइन करके चला गया। अच्छा
उस वक्त मुझसे यूनुस से पूछा भी कि यार भट्ट साहब का रूम नंबर क्या है। 2009 की बात है। हाँ, मैंने बता दिया। नाश्ता किया साथ हमारे बैठे हुए सुबह नाश्ता करके हम अपने इधर गए। और अरे हाँ, ये अबू धाबी में एक टूर्नामेंट खेला था आप हाँ, लोगों ने, 3 डे मैच बाद फिर न्यूजीलैंड में चल रहा था ना मैच, तो उससे न्यूजीलैंड के साथ ही वहीं 3 डे मैच वहीं थे ना वनडेज। खैर भाई आया तो क्या हो गया भाई, हो गया कप्तान चेंज हो गया ना कुछ नहीं, हंसते हुए गया, कोई पता ही नहीं। थोड़ी देर में मुझे फ़ोन आया भट्ट साहब का, ऊपर बैठे हुए थे वो अबू धाबी, एजाज भट्ट साहब का, कहने उत्ते आ जाओ। मैं कहा की होया सर? कहने वो ਤੁਹਾਡਾ कप्तान तो रिज़ाइन कर गया। लो अब ये एक नई कहानी शुरू हो गई। अब इसके मैं तो नहीं जा रहा, हालांकि टीम के साथ जाना था उन्होंने। मैं वहाँ से वापस हो गया, मैंने कहा भाई मैं जाते ही मैं नहीं, आपको पता था ये कह रहे अब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, कुछ ना कुछ तो होगा ना। कहना मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा यार ये क्या यार। लेकिन रकीब सर, वहाँ पर जब ये हो रहा था यूनुस वाला, कोई आपको इंडिकेशन मिली थी ये जो सारी बातें हुई चैंपियंस ट्रॉफी की, कि जो लड़कों ने मतलब ओथ लिया और ये लिया वो लिया? हमारे सामने नहीं होता ये तो बहुत बड़ी हमारे। लेकिन आपको कोई ऐसी इंडिकेशन टीम में मिली थी कि लड़के यूनुस से खुश नहीं है? नॉट रियली, आई डोंट नो। वो सिलेक्शन एक दफ़ा जब तीसरा वनडे था उसके अंदर उसको यूसुफ को ड्रॉप कर रहे थे, इंतखाब ने कहा कि आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं। किस बेसिस पे? कहना आपकी फील्डिंग की वजह से। कह ये फील्डिंग से तो मैं कई सालों से खेल कर रहा हूँ इसी तरह, तो अब कैसे क्या बात? हाँ, यूसुफ ने कहा। तो शोएब मलिक ने कहा कि जी मैं आउट करता हूँ, क्या नाम है, कि मैं बैठ जाता हूँ। मैंने कहा यार ये कोई क्लब की टीम तो नहीं है ना, ये तो जो टीम खेलेगी वो खेलेगी, जो सिलेक्शन कमेटी करेगी, है ना। हालांकि सिलेक्शन कमेटी कर रही थी ना ये लोग थे ना। खैर भाई उसके मतलब और कोई इशू नहीं था मेरी समझ में नहीं है। अंदर कोई आपको पता नहीं है कि क्या कर रहा हूँ, किसी को क्या पता लगता है? नहीं पता भी होगा आपने बताना तो है नहीं ऑनेस्टली। लेकिन इकबाल भाई एक बात बता, मैं सच बात बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको कोई लेकिन मुझे नहीं मैं मजाक कर रहा था। लेकिन इकबाल भाई मुझे एक बात बता, आपने बहुत अच्छे काम किया मतलब क्रिकेट बोर्ड में, डिफरेंट सेलेक्टर्स के साथ सब कुछ और डिफरेंट चेयरमैन के साथ, लेकिन चेयरमैन जो जितने भी आए, कितनी मतलब सेलेक्टर्स को कैसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस मिलता है काम करने के लिए? ये मशहूर कहावत है कि जी चेयरमैन का सारा पावर होता है और वो फिर जो है उसकी सुननी पड़ती है। देखिए जितने चेयरमैन के साथ मैंने काम किया, सल्लू भाई के साथ किया और वसीम बारी के साथ, 2 चेयरमैन के साथ काम किया, तो वो बेसिकली तो अगर वो बोर्ड के चेयरमैन से मिलते हैं तो वो चीफ सेलेक्टर ही मिलता है, ऑल मेंबर्स तो मिलते नहीं हैं। तो हमें तो जो हमारा चेयरमैन होता है वो आके गाइडलाइन या गाइडलाइन वो बताता है, वो ये कह के नहीं बताता कि ये चेयरमैन ने बोला है या उसने बोला है, इसलिए मुझे वो नहीं मालूम। जितने अपने टेन्योर में मैं चेयरमैन रहा, मुझे किसी ने आज तक किसी चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि आप ये करना, ये नहीं करना, ये करना। उनको पता है ये बात सुनने वाला है ही नहीं, वो करेगा नहीं। तो मैं जो भी किया मैंने, गलत किया सही किया, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। आपको याद होगा जिस टूर की आप बात कर रहे हैं, उस टूर पे 14 मैच थे, तो 13 ये मैच टीम हारी थी जो इनके साथ गई थी। तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने रिज़ाइन किया था। ठीक है, मैंने उसको ओन किया था कि यार क्योंकि ये मेरी बनाई हुई टीम है, इसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया। असल में इस मुल्क के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप ना छोड़ो तो लोग कहेंगे ये चीफ सेलेक्टर डमी है या यूँ है यूँ। अगर आप ये ले लो ऑनेस्टली कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तो कहेंगे ये रिज़ाइन कर देता है। क्या ये ड्रामा है? अरे भाई ये तो अच्छी बात है, मैं अगर ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी काम में फेलियर हो गया, लेट द अदर पीपल कम एंड टेक ओवर। एग्जैक्टली, उसमें क्या बुराई है? नहीं बट वो तो आपकी बात सही है, लेकिन बात यह है कि हमारे वहाँ तो सेलेक्टर्स को लाते हैं, चीफ सेलेक्टर को लाते हैं, तो कोई टाइम फ्रेम तो दिया नहीं जाता ना कभी सेलेक्टर्स को कि हाँ भाई ये 3 साल के लिए या 2 साल के लिए है, क्योंकि रिगार्डलेस के जो भी रिजल्ट आए, अब आप ये कहेंगे जी सीरीज टू सीरीज आप सेलेक्टर चेंज करते रहेंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। तो आप ये समझते हैं कि मतलब एक टाइम फ्रेम होना चाहिए सेलेक्टर्स के लिए भी कि भाई ठीक है मतलब 3 साल तो ये रहेंगे कम अज़ कम। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं मानता हूँ कि टेन्योर होना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा काम होता है जो आप अभी कर रहे होते हैं और आपका टाइम आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो जो इसलिए आपको क्या होता है कि जो आपका फ्यूचर प्लान होता है ना वो आधा रह जाता है, फिर नया बंदा आता है वो अपने नए तरीके से करता है, वो काम ख़राब हो जाता है। मेरे हिसाब से आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसमें एग्री करता हूँ कि कम से कम 2-3 साल का टेन्योर होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव। यानी ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, कितने टूर हैं जो आप करेंगे, जिसमें आपको क्या क्या आप करना है, आप पूरा हमें उसका रिकॉर्ड पीसीबी के पास होना चाहिए कि आपने क्या काम किया इन राइटिंग।
कि आपको टीम दी गई थी, ये प्लेयर थे, आपने इस टूर के लिए ये टीम सेलेक्ट की, किस बुनियाद पर आप टीम में से उनको फारिग किया गया, कोई रिकॉर्ड तो आप है नहीं, कुछ नहीं मेंटेन होता, कोई नहीं मेंटेन होता। तो फिर आप कैसे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं किसी की? वो सिर्फ जो रिकॉर्ड वीडियो वाला है उसी को देख के कर सकते हैं, या स्कोर कार्ड है उसको देख के कर सकते हैं, मगर उसकी रिपोर्ट जिसके अंदर उसके सेंटिमेंट्स है। तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि आजकल डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीज़ें आ गई हैं अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से वो रिपोर्ट राइटिंग में होनी चाहिए। पहले होती थी, आपको याद होगा कि हर टूर के बाद एक मैनेजर रिपोर्ट देता था, कोच देता था और कैप्टन देता था, तो उसके ऊपर आप उसको इवैल्यूएशन करते थे, काउंसिल वगैरह में फिर डिस्कस भी सारा होता था, सब कुछ होता था। अब तो ये परफॉर्मेंस तो इसीलिए तो ये हो रहा है कि ये आइडिया नहीं होता कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान का ख़राब हो रहा है या कौन सा पार्ट सही हो रहा है। तो अगर ये पता चल जाए तो आप फिर आसानी से उस पार्ट को ठीक कर सकते हैं, उसके मेजर्स ले सकते हैं कि यार उसको कैसे ठीक करना है। ये आई थिंक वन ऑफ द मतलब मेन जो प्रॉब्लम्स है रकीब साहब पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड में, वो यही है कि जो हमारा पुराना सिस्टम था जो कि सक्सेसफुल सिस्टम था मतलब गवर्नेंस का, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उस पर डिपार्टमेंट के लोग होते थे, रीजन्स के प्रॉपर हेड्स होते थे। एक तो यहाँ पर अब मसला ये हो गया कि आपने ऐसे ऐसे मतलब लोगों को मतलब बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दी है जो कि अब डेरा मुराद जमाली हो गया या और जो छोटे इलाके हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, लेकिन जो बड़े जो मतलब नर्सरीज़ हैं क्रिकेट की पाकिस्तान में उनको नहीं मतलब वो इम्पोर्टेंस मिलती जो मिलनी चाहिए। लेकिन पहले मैं समझता हूँ जो सक्सेस थी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में वो ये थी कि एट द एंड ऑफ द डे चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो उसको आना पड़ता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने, जो कि मतलब जो आप कहते हैं कि जो सारा काम करती थी उसके ऊपर भी शायद एक सुप्रीम काउंसिल थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो है डिस्कशन होती थी, सबसे ज़्यादा बहस होती थी, सबसे ज़्यादा जो है चेयरमैन का प्रेशर आता था अगर परफॉर्मेंस ना हो। नहीं, गवर्निंग बोर्ड जो थी, गवर्निंग बोर्ड के सामने लोग जाते, जो मैनेजर जैसे मैनेजर है या कोच है, इसकी ये जाके कौन सी गवर्निंग अभी की गवर्निंग? 2009 और 10 की मैं बात करूँ, जैसे हम खेल के आए तो इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट की और उसके सामने प्रेजेंट हुए सारी बोर्ड के सामने, मैंने एज मैनेजर प्रेजेंट हुआ सारे बोर्ड के सामने। 2010 की बात, 2009-10 कीजिए। तो ये है करते थे जैसे खाली वही नहीं, जितने भी साल मैं वो रहा हूँ क्या नाम है सिलेक्टर भी रहा है, तो उसके वक्त में भी क्या नाम है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो गई थी 2003 में, तो मैं बसी मारी हम सिलेक्टर थे ना और हम हार के आ गए, तो उसकी कई रीज़न थी कि वकार उन्होंने क्या किया या बाकियों ने क्या किया, तो वो सब सारे आई मीटिंग में आई सारी चीज़ें कि साहब क्यों हारी है टीम, इतनी अच्छी टीम जिसको सब सारे इंडिया सुनील गावस्कर रवि शास्त्री सब कह रहे थे इससे अच्छी टीम हो नहीं सकती पाकिस्तान की जो उस वक्त सेलेक्ट होकर गई, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नील थी, आपको पता है कि हार के आ गए थे। उसमें कुछ थोड़े लोग प्लेयरों ने काउंट फॉर किया क्या किया आई डोंट नो, लेकिन अच्छा टूर नहीं रहा। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती थी पहले, लेकिन अब आई डोंट नो अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं टोटली आउट ऑफ इट। अपना एक बार आपने जो इतना आपको तजुर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह का भी, ये जो सिस्टम अभी करंट चल रहा है हमारा जो क्रिकेट का ये सिस्टम चला रहे हैं, यू थिंक दिस इज द बेस्ट सिस्टम टू वर्क इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान? ये सिस्टम जो है ना ये प्रेजेंट चीज़ों को रिजॉल्व कर रहा है। ओके, फ्यूचर आपका उसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि ये फ्यूचर के लिए कोई इसमें प्लान है। ठीक है, प्रेजेंट तौर पे बस ये जैसे डे टू डे मेंटेनेंस जो होती है टीम की, इसको रख दो, उसको निकाल दो, वो कर लो, यहाँ से निकालो, जो प्रॉपर फुटिंग होनी चाहिए, जो इमारत होनी चाहिए बननी खड़ी होने के लिए, बेस बनाने के लिए, वो इमारत हमारी लरस गई है बिल्कुल। यानी हमारा रीजन क्रिकेट जो है, क्लब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, स्कूल कॉलेज ख़त्म हो चुकी है। ये इसको अब लेपापोती आप करते रहते हैं दिखाने के लिए कि जी हमने 25 टीमों का ये टूर्नामेंट करा दिया, वो नहीं, पर्पस कोई सॉल्व नहीं है, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। आपकी क्रिकेट अकेडमी है वो बनी हुई है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तौर पे इस्तेमाल होती है। मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ से कोई क्रिकेटर ऐसा कोई हमारा मैकेनिज़्म है कि जो बनाए, क्योंकि हमारे कोचेस जो है माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े अच्छे नाम हैं, मगर उनको सिखाना, क्रिकेट को सिखाना एक फ़न है, ये आर्ट है, ये हर कोई नहीं सिखा सकता। वही सिखा सकता है जिसको इसका वल आता हो, उसको सिखाने का वल आता हो। वो ग्रेट क्रिकेटर बनना कोई बड़ी बात नहीं, मगर ग्रेट क्रिकेटर को आगे अपना फ़न डिलीवर करना या सिखाना वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये जो काका कह रहे हैं रकीब सर, जो ये बात कर रहे हैं मतलब जो सिस्टम की, कि हम आगे की प्लानिंग नहीं करते हैं, हम फ्यूचर का नहीं देखते, ये बस डे टू डे बेसिस पे हम जो है चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि एक वक्त में अपना जो डिपार्टमेंट्स का रोल था क्रिकेट में
वो बड़ा स्ट्रांग होता था जो मैंने देखा, चाहे यूबीएल हो, चाहे हबी बैंक हो, चाहे पीआई हो, या वापडा हो, और केआरएल हो, नेशनल बैंक हो। इनकी सिर्फ इस हद तक नहीं होती थी कंट्रीब्यूशन कि भाई साल में एक दफ़ा टूर्नामेंट खिला दिया, पूरे साल मतलब स्टेडियम भी बनाए इन्होंने, कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए, प्लेयर्स को पूरे साल नौकरियां भी दी है, सब कुछ करते थे। यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि अब जो डिपार्टमेंट के रोल्स को बिल्कुल कम कर दिया गया है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है सच्ची। मैं आपको सच बताऊं, एक ज़माना था कि जब हम बैंक, हबी बैंक है, नेशनल बैंक, आप यकीन करेंगे सारे साल हम खेलते थे। उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होता था तो मैं और इकबाल कासिम तय सोच रहे होते थे कि भाई किस लड़के को नया लेना है, किसको नहीं लेना है। वो क्या मुझे ये चाहिए, तुम नहीं लेना। मेरे जैसे यूनुस का था, यूनुस की बात कर, यूनुस का इन्होंने कर चुके थे तो मैंने कहा यार मैंने ऑलरेडी यूनुस को कर लिया, तुम कैसे ले रहे हो? तो कहता अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुमने इमरान नज़ीर को ले लिया, तुमने इसको ले लिया, सॉरी यार। हाँ, मैं लेटर बन गया था। हाँ, अच्छा। मैंने कहा तो मुझे मेरे पास रहने दो, तुम्हारे पास क्या करेगा वो, है ना। तो इस तरह मतलब हम लोग एक कंपटीशन का माहौल, सीजन नहीं, सीजन के बाद अब वो करते थे, रिव्यू मतलब करते दोनों टीमें अच्छी होनी चाहिए ना, रिव्यू करते थे, दोनों टीमें अच्छी होनी चाहिए ना यार। खाली हमारी टीम के 10 लड़के 3 बैठा दो मैं बाहर, क्या फ़ायदा, है ना। इस जैसे एक वक्त में तो पीआई की जो टीम होती थी वो सारी पाकिस्तान के प्लेयर खेलते थे उसमें। हाँ, नहीं हमारी भी पता है एक वक्त में एक मुल्तान में टेस्ट मैच, वो 4 डे मैच खेले जिसमें 12 में क्या नाम हमारा टेस्ट क्रिकेटर था। देखिए, मैं हमेशा कहता था, आपको याद होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसको आप रहने दें, आप अपना जो सिस्टम इवॉल्व करें जो आपके जहन में है कि जी काउंटी सिस्टम हो और ये हो और वो, आप कर तो लें, फिर उसको बंद कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ। इनकी डिपार्टमेंट को आज आप एक नोटिस दें, जैसे इन्होंने नोटिस दिया बंद हो गया, वो बाद में भी कर सकते थे, पर बने बनाए सिस्टम को आप क्यों ख़राब कर रहे हैं? ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी। ये समझ रहे थे पता नहीं डिपार्टमेंट, क्योंकि नाहल लोग जो बैठे होंगे वो क्या कहते हैं कि जब वो कोई अहल काम हो रहा होता है तो उससे उनकी बेइज्जती होती है। उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि ये डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इतनी मेहनत से काम करते हैं, ये करते हैं, प्लेयर भी निकाल रहे हैं, डे भी आ रहे हैं, हमने इतना बड़ा सेटअप कायम किया हुआ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई कोलीग्स, वो वहाँ बैठ के ये स्कीमें बनाते थे कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ डिपार्टमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ प्लेयर ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ कर सकते, वो नहीं, सारा दिन ये कुल दिमाग में पड़ी रहती। तो जो काम करने वाले लोग थे, जो मैनेजमेंट थी, वो तो क्रिकेटर नहीं थे, वो तो यही थे, समझते थे कि यार ये सब हमारे लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये सारा हमारा बेड़ा गर्क डिपार्टमेंटों ने किया हुआ है। अच्छा जी, बंद करा दो। बंद करा के हासिल क्या हुआ आपको? ये अब रिव्यू करो, मानेंगे नहीं, मानेंगे क्यों नहीं? अब 1.5 करोड़ रुपए के फिर बंद कराने के चक्कर में लगे हुए, आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट अब ये होगा, अब ये इंटरटेनिंग क्रिकेट हो जाएगी। आप थोड़े दिन बाद देखिएगा इंशाल्लाह, कभी वो क्या नाम, कोई नया आजकल कोई नया आ गई है कंपनी, वो 4 दिन चलाएगी, जब 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ खर्च होंगे भाग जाएगी वो, फिर किसी और डिपार्टमेंट को आएगा वो, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब एक प्लेयर नहीं है, अब बाबर आजम है, उसको नोचा हुआ है उन्होंने, कभी निकालते हैं, कभी रखते हैं, कभी कप्तान, कभी हटाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। सरफराज नवाज हो गया, इमरान खान, ये कोई आसान प्लेयर, शोएब अख्तर, बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन भाई इनको देखने लोग आते भी थे, ब्रांड लोग आते थे जी। आज तक उनका आप देखा कितना हो रहा है, आज भी अगर ये खड़े हो जाए किसी जगह पे तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है भाई। बाबर आजम देख लें, मतलब लोग कहते हैं आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं आजम को, लेकिन मसला वही कि भाई तुम जब फारिग बैठे हुए हो, डोमेस्टिक फसला चल रही है, दूसरे लड़के जाके खेल रहे हैं, तुम्हारी फॉर्म नहीं है, तो तुम क्यों नहीं जाके खेल रहे हो? आप क्यों नहीं जाके खेलते हो? आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या उसमें बुराई है? अगर बाबर आजम कोई नेट मिस नहीं करता था यार, खेलना चाहिए। वैसे ये बात सही है आपकी बात कि जो भी क्रिकेटर है उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा एक प्रोफेशन है, और अगर हम प्रोफेशन के को लिहाज नहीं करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इकबाल भाई, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त हमारी क्रिकेट में वो यही है कि हमारे लड़के अब उतना टाइम अपना नहीं लगाते, या उतना पैशन से या कमिटमेंट नहीं है उनकी अपने स्किल सेट पे जितनी पहले होनी चाहिए, जितनी पहले। अब तो पैसा पता है क्या, क्रिकेट सिर्फ खेलना तो नहीं है ना, आपको क्रिकेट के बारे में समझना है, आपको गेम अवेयरनेस बनानी है, आपको इंटेलेक्ट डेवलप करनी है कि आजकल क्रिकेट इतनी चेंज हो रही है, ये लड़के तैयार हैं, ये तो पैसा चाहिए इनको। टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहते हैं यार 30-30 घंटे खेलो, वो नहीं मिलता जितना 1-1.5 घंटे मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्यों खेलूँ, मैं क्यों अपनी वो नाम, वो ब्रांड बनना ही नहीं चाहते ना। नहीं। एनीवे इकबाल भाई एंड रकीब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब दिल तो चाह रहा है कि आप लोग से और लंबा शो किया जाए, क्योंकि मतलब बातें इतनी है, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम जो है हमारा पूरा हो चुका है। तो होपफुली
इकबाल भाई, इकबाल कासिम और अब्दुल रकीब को हम फिर बुलाएंगे और एक और शो भी करेंगे इनके साथ, क्योंकि आजकल जो है एक जो सबसे मेन जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान के पास जो एक है कि ऑफ स्पिनर नहीं है। स्पिनर जो आ रहे हैं वो काफ़ी एजड है, जो नए जो स्पिनर आ रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनसे बेहतर लोग नहीं जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो इनको हम ज़रूर बुलाएंगे अगले शो में भी। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच टाइम। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस, एंड आप लोग अल्लाह ताला आप लोग को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये लोग जो है ना, मतलब ये जो हमारे पुराने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, मतलब ये सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं है, ये इवन आदत से, शख्सियत से भी इनकी बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमेशा, मैंने अपनी जर्नलिज्म कैरियर में जितना मतलब हेल्प मुझे इकबाल भाई से और रकीब सर से मिली है, खास करके इकबाल भाई से, तो मतलब हर वक्त मैं इनके ऑफिस में ही होता था, इन्हीं से टिप्स में लेता था क्या करना क्या नहीं करना। तो एनीवे टेक केयर, होपफुली आप इंजॉय करेंगे शो को, अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आप कमेंट छोड़ते हैं उससे हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है, हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमने जो है इम्प्रूवमेंट करनी, कहाँ पर बेहतरी करनी है हमें अपने स्मैश हिट पर। तो अगली शो में ज्वाइन कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।